नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा इत्तेफाक कहिए या बुरा नसीब कहिए, जो कहिए, कल का जो रिकॉर्डिंग हुआ था वो कुछ लोगों के वजह से, गलती की वजह से रिकॉर्डिंग संपूर्ण नहीं हो पाया था। इस वजह से उसको मैंने क्लास 2 बोला था, लेकिन वो क्लास 2 नहीं था, वो रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गया। लेकिन मैं एक झलक बता देता हूँ कि मैंने कल क्या क्या किया था, राइट। उसके बाद ये क्लास सब सेकेंड लेक्चर ही रहेगा हमारे जीके जीएस फाउंडेशन सीरीज का। आप सभी अपना अपना कॉपी और पेन निकाल लें, और ऑफलाइन वाले जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे भी अपना कॉपी और पेन निकाल कर सामने रख लें। हमने कल किया था सोर्स ऑफ हिस्ट्री कर रहा था हम लोग कर रहे थे सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमने किया था जो धार्मिक रिलीजन ग्रंथ है उनको। सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमारे पास दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक लिटरेरी सोर्स होते हैं और एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में वो सारे चीज़ आते हैं जिसमें कप, मार्कर, बुक नहीं, टेबल, कुर्सी, चश्मा, स्लीपर, शर्ट वगैरह जितने, या फिर कोई स्केचल होता है, कंकाल किसी इंसान का होता है, वो सारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में काउंट किए जाते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमारे सेकेंड सोर्स है लिटरेरी सोर्स, जिसको लिखित सोर्स या साहित्यिक सोर्स बोलते हैं, जिसमें हमारे रिलीजियस ग्रंथ हो गए, जो फॉरेनर है, विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, और फिर हिस्टोरिकल बुक हो गया। हमने विस्तार से बात किया था हिस्टोरिकल बुक में, जैसे चाणक्य का बुक हो गया, अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज का हो गया, इंडी का, और कलहड़ का रजत रंगड़ी हो गया। ऐसे बहुत सारे बुक है जो हिस्ट्री बताते हैं, ठीक है। जैसे पतंजलि का महाभाष्य हो गया, ये सारे जो हमें हिस्टोरिकल सोर्स बताते हैं, राइट। ऑफलाइन क्लास वाले आप सब तो कल थे। उसके बाद हमारा था जो रिलीजियस ग्रंथ में वेद, पुराण वगैरह, बौद्ध और जैन ग्रंथ था। तो हमने वेद में चारों वेद कल विस्तार से कर लिया था। और इत्तेफाक है कि वो आपके सामने वीडियो नहीं जा पाया, लेकिन ये वीडियो जाएगा। ये वेद हम लोग यजुर्वेद के बाद जो आने वाला है, जैसे पुराण आने वाला है, वेदांग आने वाला है, वो सब चीज़ हम आज स्टार्ट करेंगे। आज प्रयास करेंगे सोर्स ऑफ हिस्ट्री समाप्त कर लेने के लिए, और कल से हम स्टार्ट कर देंगे क्या, तो आपका प्री हिस्ट्री से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। जैसे प्रोटो हिस्ट्री हो गया, पसार काल वगैरह स्टार्ट हम लोग कर देंगे प्री हिस्ट्री में। उसके बाद आगे कारवा बढ़ते जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। आज हम बिना किसी समय को वेस्ट किए स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे को सब फायदा होगा। Shall we start, guys? Guys, shall we start? Say yes. Okay, fine. सबसे पहले क्या है, जीके जीएस एफडी, जैसे कि मैं डेली लिखता हूँ, यानी जीके जीएस फाउंडेशन क्लास। आज हम क्या कर रहे थे, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग प्राचीन भारत या इतिहास बोल लो, इतिहास, प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का स्रोत, हम लोग जो हमारा इतिहास का स्रोत है वो देख रहे थे। अब देखते पीरियड में हमने वेद चारों कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि बेसिक बातें आपको पहले से पता होगी, नहीं पता होगी तो टाइम मिलेगा जब भी हमारा ख़त्म होने के बाद हम इसको एक बार क्लास फिर से रिवाइज कर लेंगे। हमने ब्राह्मण तक देख लिया था। उसके बाद अब वेदांग देखना है हमको, वेदांग और सूत्र देखना है। वेदांग सूत्र में बहुत ज़्यादा ये नहीं है, हम पुराण पे डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि वेदांग सूत्र नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक को लेकर के। हम हमारे लिए अब इतिहास, हमारा लिटरेरी जो सोर्स है रिलीजियस बुक में, जैसे वेदांग के बाद वेद का भी, पुराण भी हमारे हिंदू रिलीजन का आप जानते हैं, हिंदू रिलीजन का ही एक
बुक लिखा गया है जिसमें क्या क्या ऐसे ऐतिहासिक, देखो जो जैसे हिस्ट्री होता है ना, हिस्ट्री का कथा पुराणों में से बहुत मिलते हैं। जैसे मैंने बताया था क्या, तो भारतवर्ष का उल्लेख पुराण में ही हुआ है। भारतवर्ष का उल्लेख आपको याद होगा पहला क्लास में पुराण में ही मिला है। अब पुराण हमारे पास 3 है। सबसे पहले मैं पुराण के बारे में बता दूं, हमारे पास 3 पुराण है। एक विष्णु, एक सेकेंड, पुराण राइट, 1, 2 में वायु पुराण राइट, एक वायु पुराण, एक है मत्स्य पुराण। मत्स्य सही है ना, आधा तो रहेगा मत्स्य पुराण। ये जो 3 पुराण है इसको क्यों इम्पोर्टेंट बोला जाता है, इसमें किसी न किसी वंश का जिक्र हुआ है। मैंने बता रहा हूँ कि रिलीजन ग्रंथ है तो इसमें किसी न किसी वंश का जिक्र हुआ है। जैसे विष्णु पुराण है, इसमें ये आपको नोट कर लेना चाहिए, मौर्य डायनेस्टी का जिक्र हुआ है, मौर्य वंश का जिक्र हुआ है। मौर्य वंश का जिक्र हुआ है कि इसमें विष्णु डायनेस्टी, मौर्य वंश का बेसिक प्रशासन, मौर्य वंश कैसा था वगैरह वगैरह के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ है। और विशेष मौर्य वंश के बारे में हम मौर्य वंश में पढ़ लेंगे। इसका उसके बाद मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन, मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहन, हाँ आंध्र सतवाहन, आंध्र के सतवाहन जो थे उनका जिक्र हुआ है। उसका वायु पुराण में गुप्त वंश का, जो तीनों इम्पोर्टेंट उस टाइम का प्राचीन टाइम के वंश थे उनका जिक्र हुआ है, गुप्त वंश का राइट। ये वाला नोट कर लीजिए। और अब पुराण के रचयिता के भी बारे में पता होना चाहिए आपको। पुराण के रचयिता यानी किसने लिखा है, ठीक है। रचयिता इसमें एक्चुअली 2 लोग हैं, एक लोमहर्ष हैं, एक लोमहर्ष हैं, और एक और नाम दिया गया है उनके जो अग्रदूत माने जाते हैं, उग्रश्राव माने जाते हैं। लेकिन आप बस लोमहर्ष लिखो, लोमहर्ष सफिशिएंट है इसके लिए, या लिखना चाहते हो तो उग्रश्राव लिख लो, उग्रश्रवा, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फैक्ट में जाता नहीं कि आप लोग फैक्ट के जाल में पढ़ो और ये क्या बोलते हैं कि उलझ जाओ कहीं पे। पुराणों की संख्या बोला जा रहा है कि इनकी संख्या टोटल 18 मानी गई है। तो पुराणों की संख्या कितनी है, संख्या 18 है। मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सोर्स में आप लोगों को फैक्ट लिखना होगा, उसका सोर्स खत्म होते फैक्ट का भी मामला लगभग खत्म हो जाएगा। चूंकि हिस्ट्री है तो हर जगह पे कोई ना कोई आपको फैक्ट मिलता जाए। उग्र श्रवा, उग्र श्रवा राइट, ठीक है। 5 जैसे हमारे पास, जिनमें से केवल 18 कुल पुराण था, जिसमें से आज हमारे पास 5 ही बचा हुआ है। जैसे सबसे फर्स्ट में मत्स्य पुराण लिख दिया, वायु पुराण लिख दिया, और विष्णु पुराण आपको लिख ही दिया, और एक ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। और मैंने ये वाला 2 नहीं लिखा क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं था, ब्राह्मण और भागवत इम्पोर्टेंट, भागवत पुराण, ब्राह्मण इम्पोर्टेंट नहीं था। बाकी जो 3 इम्पोर्टेंट था मैंने उसको आपके सामने पेश कर दिया। उसके बाद ये सोर्स है तो इसलिए थोड़ा फैक्ट आपको मिलेगा। और सोर्स में बहुत ज़्यादा समझाने वाली तो बात है नहीं, जहाँ बात आ रहा है समझाने वाला वहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। लेकिन पुराणों की संख्या 18 है, 18 है राइट, टोटल पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। मत्स्य पुराण है, उसके सामने ब्रैकेट में सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। प्रमाणिक कौन सा, मत्स्य पुराण।
मत्स्य पुराण, राइट। सबसे प्राचीन और पारंपरिक पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण ही है, आप लोग इसको लिख लो। एक्चुअली जो मान लो कि लैंग्वेज फिर तुम लोगों को पता होगा ना, अधिक जो पुराण है वो संस्कृत में ही लिखा गया है, जो उस समय का लौकिक संस्कृत था, सरल, मतलब सरल, जिसमें सारे लोग मतलब मैक्सिमम पीपल उसको समझ पढ़ सकती थी। मैक्सिमम पुराण वो उसमें ही लिखे गए, संस्कृत में ही श्लोक लिखे गए, ठीक है। और लेकिन एक बात, जैसे स्त्री उस समय की थी या फिर शूद्र थे, उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये सब लिखने वाली बात नहीं, बस ये लोग आप लोग जान लो कि उस समय जो स्त्री और शूद्र थे उनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो, लेकिन वो पुराण सुन सकते थे। आज होता है ना, कथा एक लोग को कहता है लेकिन सुन लेता है सभी लोग, सुनता है कि नहीं? वैसे उस समय भी पुराण जब पढ़ा जाता था तो सब कोई सुनता था, ठीक है। सुन सब कोई लेता था, सुनने को मना ही नहीं थी। पुराण का पाठ एक्चुअली पुजारी ही किया करते थे। आज भी देखते हो मंदिर में कौन, एक पुजारी रहता है जो पुजारी अपना पाठ करते हैं। तो पुराण का भी पाठ मंदिर में या कहीं भी होता था तो अक्सर पुजारी ही किया करते थे, राइट। हमारे पास जितना फैक्ट पुराण के रिलेटेड में था उतना मैंने बता दिया। तो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जो अग्नि पुराण है काफ़ी महत्व रखता है, सामाजिक और संस्कृति की दृष्टि से, क्योंकि उसमें समाज का अच्छा चित्रण है। समाज और संस्कृति का चित्रण के लिए लिख लो यहाँ, क्या एक समाज और संस्कृति के दृष्टि से, समाज और संस्कृति की दृष्टि से कौन है? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण समाज और संस्कृति के दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया। इसमें राजतंत्र तो है ही कि राजतंत्र या उस समय राजपाट कैसा चल रहा है, उसके साथ साथ जो कृषि एग्रीकल्चर होता था उसका भी जिक्र और वर्णन दिया गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमारा हिंदू जो रिलीजन ग्रंथ है वो समाप्त होता है। हमने वेद वगैरह और बाकी सब जो ब्राह्मण अनायक जो था वो हमने कल ही कर लिया था, जिसमें शतपथ ब्राह्मण वगैरह था। होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, लेकिन ऑनलाइन वाले मेरे जितने साथी हैं वो डिटेल 1 घंटा का लेक्चर उनका शायद मिस हो गया। तो मैं चाहूँगा कि आगे जैसे जैसे आएगा मैं फिर से उसको समझा दूँ, क्योंकि अभी तो सोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी तो बाकी सब आना बाकी है, राइट। तब मैं आगे बढ़ूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन रेज किया करो, क्वेश्चन रेज करोगे तो मेरे को भी बताने में अच्छा लगेगा और ये बात समझूंगा कि तुम लोग को भी कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। क्या बोल रहा है? बोलो, क्वेश्चन पूछो ना, कोई बात नहीं यार, क्लास तभी तो मनोरंजन आएगा कुछ। मतलब तुम तो तेज है। अब हमारे पास है बौद्ध जैन, ठीक है। हमारे पास है बौद्ध जैन व अन्य साहित्य, अन्य यानी अदर साहित्य। बौद्ध जैन या अन्य साहित्य। देखो जैसे हिंदू धर्म में जो पुराण में ऐतिहासिक वर्णन मिला हुआ है, वैसे बौद्ध जैन और अन्य साहित्य पे मैंने बताया था कल, आपको याद है कि बौद्ध और जैन का कौन सा बुक था जिसमें 16 महाजनपद का जिक्र हुआ है? कौन सा? याद करो, रिमेम्बर। कल मैंने बताया था वो कौन सा बुक था बौद्ध का और जैन का, जिसमें 16 महाजनपद जैसे अशोका, अंग, चंपा, ये सब का जिक्र हुआ है। अलग अलग, बौद्ध के लिए अलग है और जैनों के लिए अलग बुक था। वो मैंने कल लिखाया भी था, अगर आप लोगों ने याद किया होगा। वो अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो बौद्ध का था अंगुत्तर
निकाय, निकाय ये किसका था? बौद्धों का। जैनों का क्या था? भगवती सूत्र। इन दोनों में क्या मिला है? जो 16 महाजनपद एंशिएंट टाइम में हमारे पास था, जिसमें मगध और चंपा इंक्लूडेड था, भागलपुर था उस समय, तो इन दोनों बुक में उस महाजनपद का जिक्र मिलता है। ठीक है, शायद ये बुक नहीं रहता तो पता नहीं चलता कि 16 महाजनपद भी था। ये कौन था? ये बुक था बौद्ध और जैनों का। ठीक है, उसका देखो जो जातक कथा है वो बौद्धिज्म से रिलेटेड है। जातक कथा है, ठीक है, तुमने सुना होगा हर जगह जातक कथाएं। जातक कथा में क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म और पुनर्जन्म, जन्म या पुनर्जन्म के बारे में कथाएं इसमें जातक कथाएं में बताई गई है। ये वाला नोट डाउन कर लो, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखो आगे हम पढ़ेंगे। मैं तुम लोग को पेचीदा में नहीं फंसाना चाहता। बौद्ध बुद्धिज्म का एक जो कनिष्क के टाइम में हुआ था चौथा बौद्ध संगति, उसमें 2 पार्ट में बुद्धिज्म बट गया था, एक हिनायान और एक महायान में। तो उसी का एक पार्ट हिनायान है। तो अभी मैं इसको प्रयास करता हूँ कि मैं बोर्ड पर जो लिख रहे हैं ना वो पहले वाला वीडियो होगा जिसमें इंक थोड़ा सा ये सूख गया था। कल मैंने इसमें इंक डाला ना, अब देखो अब फ्रेश दिख रहा है कि नहीं? सब दिख रहा है क्योंकि पहले वाला जो वीडियो सब था ना गाइस, तो उसमें इंक इसका सूख गया था। मुझे आइडिया नहीं था कि इसको खोल के रखने पर सूख जाता है, तो इस वजह से मैं फिर किसको इंक डाला। अब शायद सही हो गया होगा, आप लोग को दिख रहा होगा, राइट। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम। और पहला जैन साहित्य कौन सा है? यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको कल्पसूत्र बोला जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से कल्पसूत्र। अगर जैन धर्म के बारे में प्रारंभिक इतिहास जानना हो, यानी जो प्रथम या फर्स्ट अर्लियर हिस्ट्री जानना हो, तो क्या उसके लिए आपको कल्प सूत्र के ओर जाना होगा। अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें पेच में नहीं फंसाना चाहता। ठीक है, तो सबको पता ही होगा महावीर के जन्म कृतों के जब हम बौद्ध रिलीजन में जाएंगे तब वहाँ जाएंगे। अर्थशास्त्र पता है ना किसने लिखा है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र। लिख दो यहाँ पे कि याद है। हाँ, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के राइटर कौन अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा था। ठीक है, इसी क्रमबद्ध में आपको पता होगा कि रजत रंगड़ी बताया था। रजत रंगड़ी, ठीक है, रजत रंगड़ी यही है ना? रजत तरंगिणी किसने लिखा है? नहीं, रजत रंगड़ी है, राजत रंगड़ी नहीं है। राजत रंगड़ी कलहड़ ने लिखा है। राजत कलहड़, ये कलहड़ ने लिखा था। ठीक है, ये कश्मीर पे बुक है। कश्मीर के बारे में जानना हो उसको लिख दो। कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक रजतंगड़ी रजाओं की नदी है। रजतंगड़ी मतलब रजाओं की नदी को कहते हैं, राइट। इसमें और कुछ खास नहीं दिया। इसमें 8 सर्ग है जिनके तरंगों में दी गई है बहुत ज़्यादा। इसमें प्रारंभ 12 सदी तक के कश्मीर का इसमें इम्पोर्टेंट है क्या? 12वीं सदी तक कश्मीर का वर्णन है। कश्मीर का वर्णन, ठीक है। रजतंगड़ी में कश्मीर का वर्णन, कश्मीर का इतिहास। देखो जब तक ये जिंदा थे कलहड़ तब तक इतिहास चलता गया, या उनके कुछ अनुयायी आते गए उस इतिहास को आगे लेकर गए। लेकिन जब से मुस्लिमों का इन्वेजन हुआ कश्मीर में, उसके बाद सारे जो हिंदू थे उनको साइड कर दिया गया। तब से ये इतिहास लिखना रजतंगड़ी में बंद हो गया। तब इसलिए 12वीं सदी में
इंडिया पर हो गया इन्वेजन किसका, इस्लाम का, और उसी के साथ रजत रंगड़ी का भी कहानी कश्मीर से ख़त्म हो गया। ठीक है, इसका ये कहानी है। एक अष्टध्यायी लिखा गया है। संस्कृत का पहला व्याकरण पुस्तक क्या है, अष्टध्यायी। लिख लिया सबने। संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण कौन सा है, संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण, संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है, अष्टध्यायी। यहाँ नोट कर लो इतना। व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी हमारे पास संस्कृत का सबसे पहला व्याकरण पुस्तक है। इसमें मौर्य के पहले इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी बनी। इससे मौर्य का इतिहास पता चलता है क्या, मौर्यों का इतिहास, मौर्यों का इतिहास भी इससे पता चलता है। तथा व्याकरण पुस्तक से इतिहास भी पता चल जा रहा है। मौर्य का इतिहास पता चलता है और इनकी राजनीतिक अवस्था की भी जानकारी मिलती है। अब पतंजलि उस समय थे, जैसे पुष्पमित्र शुंग थे ना, पुष्पमित्र शुंग, ये हो गया ना, नाम सुना होगा। पुष्पमित्र शुंग जो थे, उनके दरबारी कौन थे, पतंजलि। पतंजलि, हाँ, इन्होंने ही महाभाष्य लिखा था। अभी जस्ट मैंने बताया था, पुरोहित इन्होंने महाभाष्य लिखा था। महाभाष्य में क्या जानकारी मिलती है, शुंगों के बारे में। जो शुंग था उस समय शासक, शुंगों का इतिहास पता चलता है। महाभाष्य में क्या, शुंगों का इतिहास पता चलता है। शुंगों का इतिहास, महाभाष्य में शुंगों का इतिहास पता चलता है। इसी के साथ हमारा बौद्ध जैन धर्म का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इम्पोर्टेंट पार्ट था, हमारा खत्म हुआ। इसमें फैक्ट था लिखने को, इस वजह से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था मैंने लिखा दिया। जहाँ स्कोप बनता हुआ मैं लिखाऊंगा, जहाँ स्कोप नहीं बनता हुआ मैं समझा दूंगा, राइट। क्योंकि हमारा इतना तो लिखना जरूरी है, क्योंकि आखिर पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ लिखना होगा। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग के जैसे राज्य कवि थे, दरबारी में गलत बोल दिया, राज्य कवि में थे ना, कि जैसे कैसे नवरत्न थे अकबर के दरबार में, 9 मंत्री थे, उनका औहदा बड़ा था, वैसे ही ये राज्य कवि थे। वो संरक्षक बैरम का था ना, नवरत्न में नहीं था ना। नवरत्न जब आगे हम देखेंगे तो देख लेंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है पप्पू, ठीक है ना कृष्णा। अब विक्की को तुम काहे नहीं रहता, वो बोल रहा था सर पप्पू मुझे धमकाता है। तो ये तो तुमको लेकर भाग जाता है, तुम इसके बाद तो मत आना। तो हम पप्पू को भड़का रहा है। किसको, उसको क्या भड़का रहा है, क्या बोल रहा था? ठीक है, कोई नहीं, पप्पू ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि पप्पू लाएगा जितना। हाँ, क्या पढ़ने वाला वो नहीं है, क्या बोलता है? ठीक है गाइस, अब हम विदेशी यात्रियों का विदेशी यात्रियों का वर्णन देखते हैं। गाइस देखो इधर, विदेशी यात्रियों का वर्णन। अब विदेशी वर्णन, ओके, यही हो गया ना, हाँ यही हो गया। विदेशी यात्रियों का वर्णन में हमारे पास एक तो विदेश से आए नहीं थे,
तो एक में सबसे पहले क्या आएंगे, अरबी यात्री थे, ठीक है। सेकेंड में क्या थे, चीनी यात्री थे, यानी चीन के थे, ठीक है, चीन के थे। उसके बाद यूनान के थे, यूनानी थे, यूनानी यानी ग्रीक, लिख दूं ना, यूनानी यानी ग्रीक, GREEC भी होता है, कहीं 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 ग्रीक भी होता है, राइट। ये नोट डाउन कर कीजिए आप लोग। अरबी लेखक हो गए, या उसके बाद अन्य लेखक हो गए, या राइट लास्ट में क्या हो गए, अदर, OTHER, अदर या अन्य, राइट हो गए। तो सबसे पहले हमारा तो हम कुछ नाम है, मैं पहले नाम लिख देता हूँ। टेसियस, यूनानी में क्या है, टेसियस, एक हो गया। दो में हो गया हमारा हेरोडोटस, मैं सबको समझा दूंगा। ये वाला जो लिख रहे हैं ना, यूनानी लोग हैं, ठीक है, यूनानी लेखक जहाँ से हमको जानकारी मिलती है, मैं सबको एक्सप्लेन करूँगा। डोंट बी स्कैर्ड अबाउट दिस, आप लोग सिर्फ इतना लिख लो। उसके बाद हमारे पास है ये मेगास्थनीज, इसका बुक ही था इंडिका, राइट। मेगास्थनीज, ये वाला नहीं रहेगा, मेगास्थनीज बहुत ही लोगों का अजीब अजीब। मेगास्थनीज हो गया। डाइमेकस, मार्को पोलो यहाँ का ईरान का नहीं है, वो शायद मोरक्को का था, डाइमेकस के बाद डायोनीसियस था, उसके बाद ये टॉलमी था, प्लिनी था, टॉलमी प्लिनी था, ठीक है, टॉलमी प्लिनी। उसके बाद हमारा काम खत्म। टॉलमी प्लिनी हो गया। उसके बाद बस इतना ही हमारा जो यूनान के थे, लिख दो, मैं सब समझा दे रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत है। पहले यूनान प्लिनी था, प्लिनी आधा प्लिनी। तो इन लोग का नाम इतना अजीब है ना कि लिखने में ही कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा हो जा रहा है। देखो ये यूनान और रोमन और यूनान में दोनों को मालूम, और रोम बताया ही था। रोम थोड़ा सा जो अभी वेस्टर्न एशिया का है, टर्की वगैरह, वहाँ तक भी रोम था। तो रोम और यूनान दोनों को लेकर था। टेरियस एक ईरान का राजवैद था। क्या? ईरान का राजवैद। कैसे यहाँ पे इंडिया में राजवैद होते हैं, ठीक है, वैसे ही ईरान का राजवैद कौन था? टेरियस था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। इसने इंडिया को लेकर के बहुत सारा कहानियाँ लिखा है। हकीकत क्या है, फसाना क्या है, या फिर इसमें सच्चाई कितनी है, हम लोग नहीं जानते, लेकिन इसने इंडिया के ऊपर बहुत सारा कहानियाँ लिखा था। ये कहाँ का था? ईरान का राजवैद था। ईरान का राजवैद लिखो चाहे नहीं लिखो, इम्पोर्टेंट नहीं करता, बस ये लेखक लिख लो कि आइडिया लग जाए। चूँकि मैंने बता ही दिया आपको, बुक सजेस्ट कर दिया कि ये आपको बुक चाहिए। उसका रहा हेरोडेटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ये लिख लो। हाँ, फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पिता बोले जाते हैं इसके। इसने अपनी पुस्तक, इसने क्या पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका ही ना, हाँ, हिस्टोरिका पुस्तक अपनी लिखी थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत और फारस ईरान के संबंध का वर्णन है। इसमें तुमको पता है कि ईरान से संबंध हमारा बहुत पहले से था, ईरान मेसोपोटामिया से ही था। तो 5वीं सेंचुरी में जो हमारा ईरान से संबंध था भारत का,
उसके बारे में विवरण कौन देता है? ये हेरोडोटस का पुस्तक हिस्टोरिका देता है, राइट। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है हो गया होगा। तुरंत हिस्टोरिका को हिस्टोरिका ही लिख लो, देख लो हिस्टोरिका, हिस्टोरिका अब हो गया। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के पिता, राइट। हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं यूज कर रहा हूँ। परंतु इनका वर्णन भी खाली ये अफवाह, ये लोग थे ना, ये लोग जो भी लिखे पढ़े हैं सब अफवाह है। इनका भी जो है सिर्फ सुना सुनाया हुआ ही बात है। और इनका भी बात जैसे हमने बताया था ऊपर टेरियस का देखा था, इनका भी बात अफवाह जैसा ही है, राइट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिकंदर के साथ। जो सिकंदर आए थे अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनके साथ भी कुछ हिस्ट्रियन इंडिया में आए थे, जैसे में नियार्कस थे, अनकिडियस थे, अश्लिबुल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रमाणिक भी विश्वसनीय इनका हम लोग नहीं लिए हैं, मैं इनका नहीं लिखा हूँ। डायरेक्ट हमने किसका लिखा? मेगास्थनीज का लिखा था। देखो हुआ क्या, जब सिकंदर महान यहाँ से लौट रहे थे तो जो फरगना और जो सिंध का रीजन था या फिर लाहौर वगैरह उधर बोल लो, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, तो वहाँ पे उन्होंने अपने निकोलस जैसे वो उनका एक ये था, सेकुलस निकोटर करके एक था, हाँ ठीक है। तो वो वहाँ का राजा बना के चले गए, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि इतना यूनानियों का कन्फ्यूजन नाम है ना, तो इस वजह से मैं जो फैक्ट है वही देना चाहता हूँ। तो वो क्या हुए, उनके बीच में फिर लड़ाई हुई वो जाने के बाद, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सेकुलस निकोटर के बीच। तो वो जब हार गए तो अपनी बेटी हेलेना का, उनकी बेटी के नाम हेलेना था, और दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल विवाह वही था, हेलेना था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज मिला था। क्या? तो वहाँ पे एक अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र था, उसके बाद इधर लाहौर पंजाब का कुछ क्षेत्र, कुछ सिंध का क्षेत्र था, जहाँ पे वो सेकुलस निकोटर अपना राज्य चला रहा था, ठीक है। उसके बाद जब विवाह हो गया हेलेना का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, दहेज मिल गया, तो फिर उसने निकोटर ने क्या किया, इनके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत भेजा। और राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। उसने बुक लिखा इंडिका, और सबसे बेस्ट मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे बेस्ट कहीं पे मतलब एलोब्रेशन या डिस्क्रिप्शन मिलता है या एलोब्रेट किसने किया है तो कौन था? मेगास्थनीज ही था। उसने बताया कि शत्रु क्या है, मित्र क्या है। मित्र आज बोलते हैं ना, दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, जो मेरा दुश्मन का दुश्मन होगा वो मेरा दोस्त होगा, वो इसे इंडिका और चाणक्य नीति में ही लिखा गया है, ठीक है। इसलिए इंडिका उस समय के तत्कालीन मौर्य प्रशासन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पीछे वाले ब्रांच पे चले। हाँ, ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो मैंने बता दिया, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ये सब बातें आपको ऑलरेडी मैं बता दिया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका लिखी, जिसमें मौर्य समाज एंड संस्कृति के बारे में पता लगती है। तो हमारा सेलुकस मेगास्थनीज हो गया, टेरियस हो गया, उसका डाइमेकस है, टॉलमी प्लिनी इसमें काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण नाम आते हैं। उसके बाद हमारे पास है डाइमेकस है, यह सीरियन नरेश, सीरिया का जो नरेश था डाइमेकस, उसका राजदूत था। सीरिया का नरेश का नाम क्या था? अंतियोकस। सीरिया नरेश, सीरिया नरेश यानी राजा को बोलता है, राजा उनका नाम क्या था? अंतियोकस। सिर्फ आप लोग इसको उतार लो, इसको याद अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग तैयारी में आगे बढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड नाम नहीं है, बार बार धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग पढ़ने स्टार्ट करोगे। अभी इस पर दबाव नहीं लेना, क्योंकि फैक्ट है, हम लोग सोर्स पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। अंतियोकस का ये राजदूत था डाइमेकस, जो बिंदुसार के राज दरबार में आता। पूछ सकता है ये किसके राज दरबार में आया था? बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था। बिंदुसार, अब देखो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? इससे ये डाइमेकस आया था। अब डाइमेकस को बिंदुसार से मिलाओ। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था।
बाप के दरबार में मेगास्थनीज था, बेटा के दरबार में था डाईमेकस था, ठीक है। और उस समय के प्रेजेंट को विवरण मिलता है। इसका विवरण भी मौर्य युग के संबंधित है, ये भी मौर्य के बारे में बताता है। उसके बाद सब इम्पोर्टेंट है एक डायोनीसियस, मैंने लिखा है नहीं, मैंने डायोनीसियस को छोड़ दिया, जान लो। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिडिलेशन का राजदूत था, जो कि अशोक के राज दरबार में आया था। अशोक के राज दरबार में आया है तो लिखना तो पड़ेगा। हम एक मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अशोक के राज दरबार में आया था डायोनीसियस, बहुत अजीब अजीब इन लोगों का नाम है, निसियस, डायोनीसियस। ये किसके राज दरबार में आया था? अशोक। और गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ये तीनों के राज दरबार में जो जो दरबारी आए हैं, इनमें से एक एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। अब बिहार के एग्जाम में तो खासकर मौर्य एम्पायर, तो मुझे लगता है कि मौर्य वंश नीतीश कुमार जी के कहीं रिलेशन वाले तो नहीं थे। जैसे बिहार सरकार और बिहार के सारा एग्जाम मौर्य वंश के बारे में पूछती है। हर चीज़ भूल जाएगा, लेकिन मौर्य एम्पायर और महाराजा वीर कुंवर सिंह को नहीं भूल पाता। वीर कुंवर सिंह के बारे में आता है, आरा के जो राजा था 1897 के क्रांति में, जगदीशपुर के थे राजा, आरा के नहीं जगदीशपुर आरा, ठीक है। ये हो गया। उसका टॉलमी के बारे में बता देता हूँ। टॉलमी ने क्या लिखा? भारत का भूगोल। टॉलमी का एक पुस्तक कौन है? भारत का भूगोल। टॉलमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज, क्योंकि टॉलमी के बारे में अक्सर लोग उतना ये ध्यान नहीं रखते, बोलते हैं कि नहीं इसको तो मैं कर लूँगा। अशोक का दरबारी अभी बोला, अशोक का दरबारी था डायोनीसियस, टॉलमी ने क्या लिखा? भारत का भूगोल। भारत का भूगोल टॉलमी ने लिखा, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि टॉलमी ने बस इसके बारे में इतने ही बात जाना है। टॉलमी ने भारत का भूगोल लिखा, जिसमें भारत के जो मैंने बताया था ना, कौन पर्वत किधर है, क्या क्या है, उसका जिक्र किया। उसका प्लिनी ने कौन सा पुस्तक लिखा था? इम्पोर्टेंट है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री का लेना थी, नेचुरल हिस्ट्री लिखा था। क्या? नेचुरल हिस्ट्री, राइट। इतना है नेचुरल, इंग्लिश में भी लिख दूं, ये प्लिनी ने लिखा था, ये टॉलमी ने लिखा था, राइट। टॉलमी, प्लिनी ने, बस इतना ही हो गया। इसमें नेचुरल हिस्ट्री में क्या है पता है? भारतीय जितने पशु थे उनके बारे में जिक्र किया गया है। लिख लो, उसके बारे में बता दूं। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ, नेचुरल हिस्ट्री, या इंग्लिश में, हिंदी में ही सही है, लिख लो, ज़्यादा समझ में। देखो नेचुरल हिस्ट्री में इसने क्या, भारतीय जितने भी, कितने टाइम हो गया दिखा तो टाइम, अभी टाइम है 8 मिनट, वी हैव 8 मिनट्स लेफ्ट, ओके। जैसे क्या है, जैसे ये भारतीय पशु के बारे में इसने नेचुरल हिस्ट्री में बताया था। पेड़ पौधा के बारे में बताया था, जितने भी खनिज जिस साइड है, किस साइड कौन से खनिज मिलते हैं, कोयला किधर है, और एवरग्रीन फॉरेस्ट किधर है, माउंटेन किधर है, या फिर थोड़ा मोड़ा क्लाइमेट के भी बारे में प्लिनी ने बताया है। और लास्ट इसमें यूनानी में है, मैं बोल दे रहा हूँ, जो पेरिलिसस ऑफ द इथेरियन सी, इसका कौन राइटर है पता नहीं है, लेकिन इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट बुक है जो यूनानियों द्वारा लिखा गया है। राइटर किसने लिखा है पता नहीं, लेकिन इसमें क्या है, इस पुस्तक के लेखक के बारे में हमें जानकारी नहीं है। जैसे कि मैंने बता दिया, यह लेखक करीब 80 ईस्वी यानी 80 एडी के टाइम में लिखा गया है। कहाँ? कोई हिंद महासागर के यात्रा पे आया था यूनानी लेखक, उसने ही हिंद महासागर के यात्रा पे लिखा, और उसका नाम भी तो है पेरिपल्स ऑफ द इथेरियन सी। उसने इंडियन सी को क्या लिखा था? इथेरियन सी लिखा था, ठीक है। और हिंद महासागर के यात्रा पे आया था, उस राइटर किसने लिखा हमको नाम याद नहीं है। उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। बताओ उस टाइम में
जिस टाइम में कनिष्क का शासन चल रहा था इंडिया में। आज तो लगता है कि हम इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। हमारा अभी चीनी लेखक बाकी रह गया, और चीनी अरबी लेखक और प्राकृतिक सोर्स कल। अब चूंकि हमारा फाउंडेशन कोर्स है तो मैं विस्तार से चलना चाहता हूँ, वरना ही हम 10 मिनट में मैं पूरा ख़त्म करवा देता बोल के क्या। लेकिन मैं चाहता हूँ कि विस्तार से, जब फाउंडेशन कोर्स करें तो विस्तार से। एक ये वाला नोट कर लो गाइज, कल हम चीनी अरबी लेखक कर लेंगे और अन्य में जितने मिलेंगे, ठीक है। ये वाला लिख लो, क्योंकि ये वाला मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था तो ये वाला आया हुआ था, ठीक है। ये वाला जो पेरिपल्स, मैं लिख देता हूँ। ये क्या है विदेशी यूनानी में, ये लिख लो, पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी समुद्र। इसको राइटर कौन है, लेखक, सबने गलत ठोका था। इसका लेखक हमेशा ऑप्शन में देगा कोई नहीं। लेखक कौन है, कोई नहीं, यानी जानकारी का अभाव। सीधे लिख दो, जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव, राइट। इसमें किसका वर्णन है, हिंद महासागर की यात्रा के दौरान, हिंद महासागर के यात्रा के दौरान भारतीय बंदरगाहों और वस्तुओं के बारे में, व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है, के बारे में जानकारी मिलती है। आज हमारा यूनानी लेखक ख़त्म हो गया, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट। आप लोग नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम कल चीनी लेखक देखेंगे, अरबी लेखक देखेंगे, और अन्य में 1-2 तुमको मिलेंगे, जैसे मार्को पोलो और तारानाथ वैसे हैं, मार्को पोलो भी मिलेंगे। उनका देख के हम उम्मीद करेंगे कल हम ये ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद साक्ष्य कुछ और रह जाएगा, उसके बाद हम हिस्ट्री में प्रवेश कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्री हिस्ट्री में हम प्रवेश कर जाएंगे कि प्री हिस्ट्री का कालखंड क्या है, क्या क्या नहीं है, इसमें क्या क्या होना चाहिए। हो गया। थैंक यू गाइज ऑनलाइन। मुझे उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ओके, थैंक यू।